हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 10th जो कि वैकेंसीज का आज ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके पहले तक जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़े हैं हर टॉपिक पे अच्छे से क्वेश्चन कर लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, डीप कॉन्सेप्ट को समझ लिया और हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया। आज की क्लास में कुछ जो टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास के पहले क्लास में पढ़े थे, जैसे डायरेक्शन कोसाइन हो गया, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर हो गया और इक्वेशन ऑफ मोशन का वेक्टर फॉर्म हो गया। ये सारे जो टॉपिक थे, इन टॉपिक्स पर हम देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इनको करने का अप्रोच, टेक्निक, ये सब क्या होना चाहिए। और ये कंप्लीट करके हमारा वेक्टर चैप्टर बहुत अच्छे से थॉरोली फिनिश हो जाएगा। अब हमें करना क्या होगा, जितना भी हम सीखें इस चैप्टर में, जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखने को मिला है, उनको अब यूज़ करके हमको प्रैक्टिस करने हैं। तो अब क्वेश्चंस के जितने अधिक से अधिक प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा और एग्जामिनेशन में उतना हम कॉन्फिडेंट रहेंगे। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कहनी यही है कि बच्चों, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो भी नए बच्चे नीट के हैं, मेंस के हैं या फिर बोर्ड्स के ही क्यों न, उन सब से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी चैनल पर वो आए तो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी वीडियो अपलोड हो रही है वो सारे बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही है। नोटिफिकेशन प्रॉपर डेली तभी मिलेगा जब बेल आइकन प्रेस होगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो नए आ रहे हैं, जो या आ चुके हैं, जो सब्सक्राइब्ड हैं, वो सबसे पहले काम ये करेंगे कि बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देंगे ताकि डेली क्लासेस जो आ रही हैं वो उसके नोटिफिकेशन हमको तुरंत मिल जाए। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो बैकलॉग होता जाएगा और फिर जब हमें बहुत दिन बाद पता चलेगा कि अरे यार इतने लेक्चर आ चुके हैं और हमें पास बहुत वीडियोस क्लासेस बच गए हैं कंप्लीट करने के लिए। तो उस कंडीशन से बचने के लिए डेली क्लासेस को देखना और उसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो नोटिफिकेशन डेली तुमको मिले, ये से तो तुमको चेक करना चाहिए डेली बेसिस पे कि लेक्चर कौन से आए हैं, क्या आए हैं, कब आए हैं, हमें क्या करना है। बट अगर नहीं तो नोटिफिकेशन तुमको मिले, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि डेली लेक्चर्स तुमको मिलते चले और हमारा बैकलॉग ना होने पाए, ठीक है। जो बच्चे पहले से हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चेक कर लें कि बेल आइकन प्रेस्ड है या फिर नहीं, ठीक है। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं आज का अपना क्लास, जो कि लेक्चर नंबर 10th होगा वैकेंसीज में। और जितने भी क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे वो अलग अलग जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़े हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स जो हम लोग पढ़े हैं उन टॉपिक्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। बाकी हम लोगों ने जितने टॉपिक पढ़े हैं इस चैप्टर में, हर टॉपिक के बेस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब प्रैक्टिस करना है, वो जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सके वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 आया है ये नीट 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है जान चुके हैं, पोजीशन को बताने वाला एक वेक्टर, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो है वो टाइम के साथ चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? r इज इक्वल टू 4 sin 2 पाई t i कैप प्लस 4 cos 2 पाई t j कैप। t इज कॉन्स्टेंट, t इज टाइम, t इज नॉट कॉन्स्टेंट, t तो टाइम है और टाइम का फंक्शन है, t इज टाइम। i कैप j कैप हम जानते हैं यूनिट वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है और हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे पार्टिकल के एक्सेशन के बारे में पूछ रहा है, पार्टिकल के वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है और एक्सेशन के डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन इन्हीं दोनों में हमारा सारा ऑप्शन है, इतना तो हमें ऑप्शन देकर के पता लग रहा है। तो यार पोजीशन वेक्टर हमारे सामने है, हमें वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का आंसर देना है, तो क्या दिक्कत है? हमको पता है हमें करना क्या है, पोजीशन वेक्टर हमारे पास है, वेलोसिटी हमें पता करना है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि v इज इक्वल टू dr बाई dt। पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो डिफ्रेंशिएट करें इसको फिर, तो 4 इज कांस्टेंट एज इट इज, sin 2 पाई t
साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 2πt इंटू आई कैप, और 2πt का जब डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चा 2π, ठीक है, प्लस 4 cos 2πt। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो कितना हो जाएगा ये -4 sin 2πt j कैप एंड अगेन 2π, सिंपल डिफरेंशिएशन। तो वेलोसिटी वेक्टर जो हमको मिला वो कुछ यूँ मिला 4 cos 2πt एंड 4 2 जा 8 कर दिया जाए इसको ना, 8π हो जाएगा ना, 8π cos 2πt आई कैप एंड माइनस 4 2 जा 8π sin 2πt j कैप, ठीक है। एक्सेशन भी निकाल लेते हैं, फिर ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। तो एक्सेशन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू dv/dt, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, सिंपल सा डिफ्रेंशिएट करना है। तो 8π कांस्टेंट है, cos का डिफ्रेंशिएशन अगेन माइनस होगा, तो मैं सही पे लिख दूँ मैं -8π sin 2πt आई कैप अगेन 2π, इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा फिर करना होगा, -8π एंड sin 2πt का डिफ्रेंशिएशन cos 2πt j कैप एज इट इज़ इनटू अगेन 2π, ठीक है। तो एक्सेशन वेक्टर इज इक्वल टू -2π इंटू दिस, कितना हो जाएगा 16π स्क्वायर एंड साइन 2πt आई कैप माइनस अगेन 16π स्क्वायर एंड cos 2πt j कैप, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो एक्सेशन वेक्टर में -4π स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, -4, अब तुम उसे 16 ले सकते हैं, देखो 4π से फ़ायदा क्या होगा, 4π स्क्वायर कॉमन जब लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4 sin 2πt, 4 sin 2πt आई कैप, -16 को लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 4 cos 2πt j कैप, ठीक है। और ये 4 sin 2πt आई कैप प्लस 4 cos 2πt j कैप, तो 4 sin 2πt आई कैप प्लस 4 cos 2πt j कैप, ये तो r के बराबर होता है। तो अगर मैं चाहूँ तो a को लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू -4π स्क्वायर इंटू वैक्टर r, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको अपने सारे ऑप्शंस के सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेशन इज v²/r, तो वो तो हमारे पास -4π स्क्वायर वेक्टर r के बराबर आ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड, 8 तो नहीं है, वो तो फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम पर डिपेंड करेगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो साफ दिखाई दे रहा है टाइम्स पर डिपेंड करें, डिपेंडेंट कहाँ से होगा। एक्सेलेरेशन वेक्टर इज अलोंग -r, एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन है वो -r के अलोंग है, रेडियस के अपोजिट है, तो -r के अलोंग तो आ ही रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही था। हमने इसके पहले वाले क्लास में भी वेक्टर में जब कुछ क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने, तो ऐसे बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, रेडियस पोजीशन वेक्टर मिला था, वेलोसिटी निकाले थे, एक्सेलेरेशन चेक किए थे, ऐसे बहुत क्वेश्चन, स्पेशली नीट एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ डिफ्रेंशिएशन करते वक्त v से पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी एंड वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन निकालते समय थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन ध्यान से करना है, ठीक है, और आराम से आंसर उनको मिल जाएगा। बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते हैं, मगर अप्रोच मेथड तरीका इन क्वेश्चंस को देखो समझो तभी पता चलेगा, ठीक है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, समझ लो, कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करें बच्चों की, हमें दो वेक्टर दिए a और b, दिस इज वेक्टर a एंड दिस इज योर
वेक्टर बी। ठीक है, ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, बी दी आई 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, इन दोनों वेक्टर ए और बी जो दिया है उसके परपेंडिकुलर हो, साथ ही साथ वो एक यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे कहने का है कि अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर अगर बी है तो एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और साथ साथ वो एक यूनिट वेक्टर भी हो, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, 1 हो। क्वेश्चन क्लियर है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? हम सब जानते हैं कि जब दो वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया वेक्टर सी मिलता है। ठीक है, ये भी जानते हैं कि उस नए वेक्टर सी का डायरेक्शन ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो हम एक काम करते हैं कि पहले ए और बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक वेक्टर सी मिलेगा, वो वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, फिर उस वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। तो मॉड से डिवाइड कर दोगे तो वो यूनिट वेक्टर भी हो जाएगा, परपेंडिकुलर वो पहले से था, मिल जाएगा हमारा आंसर। तो ए क्रॉस बी करके सी निकालो और फिर सी में उसके मॉड से डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट द सी कैप, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो ए क्रॉस बी करने का तरीका हम सबको पता है। तो ए क्रॉस बी के लिए जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है। पहले हमें आई कैप, जे कैप और के कैप ऊपर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आई जे के कैप के नीचे दोनों जो वेक्टर हमको दिए हैं उनके कोफिशिएंट, ऑर्डर का ध्यान रखना। हालांकि अगर हम बी क्रॉस ए भी निकालेंगे तो भी हमारा सी आ जाएगा, लेकिन जो लिखा है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो ए की वैल्यू आई कैप जे कैप 2 कैप है, तो आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का 1, के कैप का 2। जिनको नहीं आता बच्चे ध्यान से देख लो। बी की वैल्यू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है, तो कोफिशिएंट 2, 1 एंड -1। ठीक है, अब वेक्टर सी ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं? पहले आई के साथ प्लस साइन चलता है, जे के साथ माइनस, के साथ प्लस। तो आई को ले लिया मैंने, आई को लिया तो आई वाला रो, आई वाला कॉलम छोड़ देना है। जिन बच्चों को नहीं आता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालने, देख ले कैसे करते हैं। तो आई वाला इसे कॉलम बोलते हैं, इसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। मैंने आई को पकड़ा, तो आई को पकड़ोगे तो आई वाला कॉलम, आई वाला रो हमें छोड़ देना है। तो आई वाला कॉलम, आई वाला रो हमें छोड़ देना है। तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो फिर ये 4 चीज़ बचेंगी, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -1 × 1 -1 एंड -2 × 1 2। ठीक है, बीच में जब इनको मल्टीप्लाई करो तो बीच में नेगेटिव होना चाहिए, इससे ब्रैकेट लगा के सिखा दे रहा हूँ मैं। -1 × 1 -1, -2 × 1 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में क्या लगाना है, माइनस। फिर जे को लिया, माइनस जे क्या है, तो जे वाला रो, जे वाला कॉलम छोड़ दिया। -1 × 1 -1 एंड -2 × 2 4। ठीक है, प्लस जे कैप प्लस सॉरी की कैप, के को लिया तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। 1 × 1 1 -2 × 1 2। ठीक है, तो बच्चों जो हमें नया वेक्टर सी मिला ए क्रॉस बी करने पर वो क्या मिला, दिस इज -3i कैप और -1 -4 -5 और माइनस जे भी है तो कितना हो जाएगा, +5j कैप, और ये कितना हो जाएगा, -k कैप। ये वेक्टर मिल गया मुझको बचा सी। अब ये जो वेक्टर सी है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये अभी यूनिट वेक्टर नहीं है, हमें इसको यूनिट वेक्टर बनाना होगा। तो हम सब जानते हैं किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उस वेक्टर में उस वेक्टर के मॉड से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वेक्टर सी इज़ -3i कैप +5j कैप -k कैप, तो भाई ये इसका मॉड ले लो। मॉड क्या होगा, √ऑफ -3 का स्क्वायर 9 +5 का स्क्वायर 25 -1 का स्क्वायर +1।
तो सी कैप विल बी -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 35। यही हमारा क्या होगा आंसर। अब ये जो सी कैप एक वेक्टर है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ ये एक यूनिट वेक्टर भी है। था नहीं, मैंने इसको बना लिया, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो ए और बी के परपेंडिकुलर भी हो और साथ साथ क्या हो, यूनिट वेक्टर भी हो। तो मैंने क्या किया, पहले ए क्रॉस बी करके सी निकाल लिया, फिर मॉड से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 2 इज़ वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। चलेंगे थर्ड की तरफ, अच्छे से कर लो, समझ लो पहले, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे है कि हमें एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करना हो। इसको हम लोग अच्छे से समझ चुके थे, इसका फॉर्मूला डेवलप कर चुके थे। अब इससे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कैसे आते हैं और क्वेश्चन में क्या हमको सीखने को मिलता है, नई बात, नई कॉन्सेप्ट हमें क्या मिलती है। तो दो वेक्टर दिया ए और बी और कह रहा है कि इन दोनों का ही कंपोनेंट अलग अलग वेक्टर के डायरेक्शन में निकालो। मतलब वेक्टर ए का कंपोनेंट बी में और वेक्टर बी का कंपोनेंट ए में। तो अगर मैं वेक्टर ए के कंपोनेंट को बी में ए बी लिखूं तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू वेक्टर बी स्क्वायर मतलब मॉड बी का स्क्वायर। याद करने का तरीका बताया था, ए डॉट बी दोनों में रहेगा, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नीचे और इंटू वही वेक्टर से मल्टीप्लाई। उसी तरीके से मान लो अगर मुझको वेक्टर बी का कंपोनेंट अगर ए में निकालना हुआ तो क्या होगा फॉर्मूला, ए डॉट बी एज इट इज़ और ए स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर और इंटू वेक्टर ए। तो अगर मैं देखूं तो हमें इन दोनों का कंपोनेंट इन दोनों के डायरेक्शन में निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें ए डॉट बी चाहिए और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी अगर मैं यहाँ निकालूँ तो ए इज़ आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डॉट बी इज़ आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। कितना हो जाएगा ये 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है कि बालक 5। अब यहाँ से अगर मॉड ए निकालूँ मैं तो मॉड ए विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा ये, दैट इज़ 3। अब अगर मॉड बी निकालूँ मैं तो मॉड बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 1। तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। मिल गया जो हमको चाहिए था, बस यहाँ पुट कर दो। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई है 5 अपॉन कह रहा है मॉड बी का स्क्वायर। तो मॉड बी का स्क्वायर इज 9 इंटू वेक्टर बी आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। बस हो गया, बस यही है वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के डायरेक्शन में। इसका क्या आंसर होगा, ए डॉट बी इज 5 मॉड ए का स्क्वायर ओह सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, मॉड बी का स्क्वायर। तो मॉड बी का स्क्वायर इज 3 एंड मॉड ए का स्क्वायर इज 9 इंटू वेक्टर ए एंड वेक्टर ए इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। दैट इज़ योर आंसर। तो मेन मकसद ये है तुमको इन दोनों फॉर्मूले से रूबरू करवाना, इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करने का तरीका बताना, फॉर्मूले को याद करने का तरीका बताना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अगर दो वेक्टर पता हो तो एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले को यूज़ करने का तरीका समझ लो क्या करना है, फॉर्मूले को याद करने का तरीका समझ लो कैसे याद करना है। बहुत इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और यूज़ तो इसके बहुत जगह तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन इज डन। अभी इस पर एक दो क्वेश्चन और मैं तुमको बताऊंगा कंपोनेंट पे, कुछ क्वेश्चंस कुछ कॉन्सेप्ट और क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसे कर लो पहले। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पे कुछ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ कॉन्सेप्ट और हमें जानने चाहिए, तो उसको समझाने के लिए मैं ये दो क्वेश्चन तुम्हारे सामने लाता हूँ। क्वेश्चन को समझने से ज़्यादा
उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उसको समझना, वो तुम्हें ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, चलो। तो कभी कभी हमें सिर्फ क्वेश्चन इससे नहीं करना है कि हमको एग्जाम प्रैक्टिस करनी, कुछ क्वेश्चन हमको ऐसे भी करने चाहिए जहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिले, ताकि हमको आगे फ़ायदा हो। कॉन्सेप्ट ऐसे बिल्डअप होता है, एक दिन में कॉन्सेप्ट नहीं बनता। धीमे धीमे समझोगे, मेहनत करोगे, चीज़ों को आपस में लिंक करना सीखोगे तो अपने आप तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। वक्त लगेगा लेकिन एक दिन वो ज़रूर होगा। ठीक है, तो बस ध्यान से साथ लगे रहो। जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को देखो, क्योंकि ये क्वेश्चंस तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बहुत एकदम फाइन कर देंगे। जब हमारा कोर्स ख़त्म होगा तो फिजिक्स में बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट तुम्हारा बन चुका होगा, बहुत अच्छे से। कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड बोल रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग दिस। हमको कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में नहीं बोल रहा है, बस ये बोल रहा है कि इस वेक्टर का 2i + 3j कैप का जो i + j कैप के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसका केवल मैग्नीट्यूड बताओ, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो एक सिंपल तरीका तो फॉर्मूला पढ़ा ही है, कंपोनेंट निकाल लिया और उसका मॉड ले लिया, वो तो वही तरीका। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो एक तरीका और यूज़ कर सकते हो। देखो इधर क्या मैं बता रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि a.b का फॉर्मूला होता है mod of a mod of b and cos of थीटा। थीटा बच्चों होता है a और b के बीच का एंगल। ठीक है, तो जो a cos थीटा है यही a का कंपोनेंट होता है b के अलॉन्ग। हम सब जानते हैं इस बात को, क्योंकि थीटा a और b के बीच का एंगल है, तो a का कंपोनेंट b के अलॉन्ग कितना आएगा, a cos थीटा। इसको पढ़ भी चुके फॉर्मूले में यार, तो ये कितना हो जाएगा, a.b डिवाइडेड बाई mod of b। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो कंपोनेंट का तुमको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो यहाँ पर b कैप से मल्टीप्लाई करते थे, फिर b कैप को चेंज करते थे तो हमारा फॉर्मूला आता था, जो फॉर्मूला इसके पहले पढ़ा। लेकिन जब हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो a.b बाई mod of b, और b का में फाइंड करना होगा तो a.b बाई mod of a। तो a.b इज़ 2 × 1 2 प्लस 3 × 1 3 डिवाइडेड बाई mod of b। mod of b इज़ 1 + 1, 1 का इसका 1 ही होता है, तो कितना आएगा 5/√2। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड हमसे अगर क्वेश्चन में पूछता है कि भाई एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम लोग सिंपली इस फॉर्मूले का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5 क्या कहता है, इफ़ कंपोनेंट ऑफ दिस 2i कैप + αj कैप - 3k कैप इज 0 along वेक्टर b इज इक्वल टू -2i कैप + 2j कैप + 4k कैप। तुमको दो वेक्टर दिए a और b, और कह रहा है वेक्टर a का कंपोनेंट वेक्टर b में 0 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू बताओ क्या होगी। कंपोनेंट 0 का हम लोग मतलब क्या है समझते हैं। अब तुम लोगों से क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, a का कंपोनेंट b में 0 है, आपने a का कंपोनेंट b में निकालने का फॉर्मूला बताया है। हाँ जी बिल्कुल बताया है, इज इक्वल टू 0 कर देंगे अल्फ़ा निकल, हाँ बिल्कुल निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट को समझो। देखो देखो यही इस पूरे क्लास की जो खूबसूरती है, कॉन्सेप्ट वाइज तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि फिर तुम्हें कहीं से कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट खुद ब खुद तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बट थोड़ा सा तुमको लगना पड़ेगा, साथ में जो बताऊंगा उन छोटी छोटी बातों पर मेहनत करनी होगी। कहूँगा ये बात तुमको समझना है तो उसको समझना है फिर। ठीक है, जैसे मैंने कहा a का कंपोनेंट b के अलॉन्ग 0 है, इसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं पहले क्या होता है। हम लोग जब दो वेक्टर में कंपोनेंट फाइंड कर रहे थे, a का कंपोनेंट b के अलॉन्ग, तो कैसे फाइंड करते थे, a से परपेंडिकुलर खींचते थे कुछ इस तरीके से। तो a से परपेंडिकुलर खींचने के बाद जो इतना हिस्सा कटता था ना, दिस वन, इसी को हम क्या कहते थे, a का b में कंपोनेंट। ठीक है, याद आ रहा है कुछ, इसी हिस्से को हम बोलते हैं a का b में कंपोनेंट, या प्रोजेक्शन भी कह सकते हो। अब जरा मुझको एक बात बताओ, अगर ये वेक्टर a को मैं
मैग्नीट्यूड सेम रखना है इसका, बस ये एंगल जो थीटा है इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ और ये हल्का सा घुमा कैसे कर दूँ, कुछ इस तरीके से समझना। वेक्टर बी। अब मैं इसका कंपोनेंट अगर फाइंड करूं, मान लो अगर वेक्टर ए कुछ ऐसे होता और कंपोनेंट फाइंड करता तो इतना मिलता, तो ये कंपोनेंट की वैल्यू पहले से कम हो गई, पहले इतना था अब इतना हो गया। इसको और सीधा मैं कर दूं कुछ इस तरीके से, तो अब जो इसका तुम कंपोनेंट फाइंड करोगे ए का बी के अलॉन्ग जो तरीका बताया गया, वो कंपोनेंट पहले से क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि एंगल थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग जो उसकी वैल्यू है वो घटती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए की वैल्यू, ए का डायरेक्शन बी के एकदम परपेंडिकुलर हो कुछ इस तरीके से, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, और फिर तुमसे मैं पूछूं कि भैया ए का कंपोनेंट बी में कितना होगा, फॉरगेट अबाउट फॉर्मूला, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, बस जो सीखा है जो समझा है उसको देख करके बताओ कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो तो ये जो मेथड है कंपोनेंट फाइंड करने का, उस मेथड को अगर मैं अप्लाई करूं तो इस कंडीशन में कंपोनेंट कितना आएगा। कोई भी कहेगा सर सिंपल सी बात 0 आएगा, ए खुद परपेंडिकुलर है, तो ए से अगर मैं ड्रॉप करूंगा परपेंडिकुलर तो यहीं पे तो गिरेगा। तो ऐसे कंडीशन में ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग बच्चा क्या होगा 0। तो अगर मैं कहूँगा कि वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के अलॉन्ग 0 है, तो इसका मतलब कि दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इसीलिए फिजिक्स में जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो एक दूसरे पर उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम लोग जब पढ़ते हैं ना प्रोजेक्टाइल मोशन, तो कहते हैं कि ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये ग्रेविटी है, कुछ इस तरीके से वर्टिकल डाउनवर्ड। तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि यार देखो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों के मन में सवाल आना चाहिए कि यार ग्रेविटी अगर है तो ये कांस्टेंट क्यों रहेगा, तो उसका जवाब यहाँ पर पे है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो ग्रेविटी का जो कंपोनेंट होगा इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए ग्रेविटी वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कभी नहीं चेंज कर सकता, कभी, नथिंग, नेवर, इम्पॉसिबल। तो जब भी हम लोग कहेंगे, कहते हैं, लिखा होता है, लोग सुनते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, तो तुमको उसके पीछे का फिजिक्स पता होना चाहिए कि भाई क्यों कांस्टेंट है। द ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये वर्टिकल कंपोनेंट को तो खूब घटाएगा बढ़ाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बदल नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो एक दूसरे की दिशा में कंपोनेंट क्या होगा, 0। और कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो ए का इफेक्ट बी के ऊपर नहीं पड़ेगा, बी का इफेक्ट ए के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, कंपोनेंट 0 होने का मतलब ये हुआ कि उन दोनों का एक दूसरे पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर है, अगर कंपोनेंट 0 है तो परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी बालक, 0 होगी। अप्लाई कर दो फिर, 2 × -2 -4 प्लस अल्फ़ा × 2 + 2 अल्फ़ा -3 + 4 -12 = 0। तो 2 अल्फ़ा = कितना आ गया, 16, अल्फ़ा = कितना आएगा बालक, 8। तो अल्फ़ा की सिंपल सा, अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट भी 0 कर दो, ए डॉट भी 0 करोगे, अल्फ़ा तुमको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में मैंने कहा था सॉल्यूशन से ज़्यादा ये जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस पर फोकस करना। तो अगर मैंने कहा है कि तुमको याद रखना है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका कंपोनेंट 0 होगा, तो इस बात को याद रखना है। बहुत जगह इसको हमको यूज़ करना है, ऐसे ही हम लोग सीखेंगे फिजिक्स। ठीक है, तो जब मैं तुमसे कहूँगा 2D मोशन में कि या तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ये बाल भी बागा नहीं कर सकता, तो तुमको समझ जाना होगा कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों इस ग्रेविटी इस वी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता,
क्या इसके पीछे वजह है, दिस इज़ द वजह। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन थे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पे, तो बेसिक है, फंडामेंटल्स क्वेश्चन ही रहेंगे उस पर। कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसे कर लो पहले। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि 2 वेक्टर है ए और बी, और ए और बी आर यूनिट वेक्टर्स। इस बात को ध्यान रखना कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1। तो कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स एंड सच दैट a + 2b एंड 5a - 4b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए और बी 2 यूनिट वेक्टर है और इन दोनों को मिलाकर दो वेक्टर बने a + 2b और 5a - 4b। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो फाइंड करना है एंगल बिटवीन a एंड b, ए और b के बीच का एंगल बताओ कितना होगा। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होने की शर्त ये है कि इन दोनों वेक्टरों का बच्चा जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। अभी कुछ देर पहले पढ़ा। ठीक है, फाइन। तो कर दे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा फिर ये, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 5a डॉट a एंड -4a डॉट b प्लस 5 2 जा 10 b डॉट a एंड -8 b डॉट b इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम जानते हैं कि a डॉट a क्या होता है, a स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर हो जाएगा। सब पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी में हम लोग डॉट प्रोडक्ट की, a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर। a डॉट b हो चाहे b डॉट a हो, बात बराबर है। तो +10 -4 करोगे तो कितना आएगा, +6 a डॉट b एंड -8 b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a और b है यूनिट वेक्टर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो कितना हो जाएगा, 5 + 6 इंटू a डॉट b -8 इज इक्वल टू 0। तो 5 - 8 कितना का, -3, उधर भेज देना। तो 6a डॉट b इज इक्वल टू 3। तो a डॉट b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तो a डॉट b का फॉर्मूला मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। और a और b यूनिट वेक्टर है तो a की वैल्यू भी क्या होगी, 1, b की वैल्यू भी क्या होगी, 1। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 60 डिग्री इज योर राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जो हम लोगों ने पढ़ा कि 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, उसको अप्लाई किया, जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसको यूज़ किया, आंसर आ गया 60 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था। जल्दी करो, अभी और क्वेश्चन करना है, डू इट फास्ट। अगला क्वेश्चन टॉक से संबंधित है और ये नीट एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बहुत ऐसे आते हैं, एक फोर्स दिया है -3i कैप + j कैप + 5 कैप एक्ट्स एट अ पॉइंट 731। इसका मतलब क्या हुआ और इसका टॉर्क फाइंड करना है अबाउट द ओरिजिन। इसका देखो मतलब समझो पहले क्या हुआ। ये मान लो ओरिजिन है, ठीक है, तो 0 0 0 और ये कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 7 3 1, ठीक। और यहाँ इस पॉइंट पर एक फोर्स लगाया गया है कुछ इस तरीके से, F इज इक्वल टू -3i कैप + j कैप + 5k कैप। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि कोई ओरिजिन है 0 0 0 और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 7 3 1 और उस पॉइंट पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया है किसी बॉडी पर। इस फोर्स का टॉर्क निकालना है अबाउट द ओरिजिन। तो हम सब जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। R क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया है उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर। तो इस R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, भाई ये ओरिजिन है, ये कोऑर्डिनेट है, तो R की वैल्यू क्या होगी 7i कैप + 3j कैप + 1k कैप। तो ये आ गई पोजीशन वेक्टर की वैल्यू और ये है तुम्हारा फोर्स। हमें इसका क्रॉस वर्क निकालना होगा। तो कितना हो जाएगा ये
जो तरीका अप्लाई किया उसको, जो तरीका बता उसको अप्लाई करो कॉस प्रोडक्ट निकालने का। आर क्रॉस एफ, तो आई जे के, आर की वैल्यू 7 3 1, एफ की वैल्यू -3 1 5, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई को लिया, तो ये कॉलम ये छोटा 5 3 जा 15 -1 × 1 is 1, जे के साथ नेगेटिव चलेगा, तो ये छोटा 5 7 जा 35 -3 × 1 किया तो -3 प्लस के, ये छोटा 1 × 7 7 -3 × 3 -9, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करूँ तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी 14 आई कैप एंड प्लस 38, अच्छा नेगेटिव भी ना, तो ये प्लस और फिर क्या हो जाएगा -38 जे कैप एंड माइनस प्लस 16 के कैप। तो ये हो गया तुम्हारा टॉर्क की वैल्यू, ये हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो मेथड समझना, तरीका समझना कि अगर कोई पॉइंट दिया है तो उसका क्या मतलब है, उस पॉइंट पर फोर्स लगाने का क्या मतलब है, ओरिजिन के एस्पेक्ट में अगर मुझको टॉर्क निकालना उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो, छोटा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है, जल्दी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। और हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन के जो वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, अब उस पर क्वेश्चन जो कैसे, हर टाइप के क्वेश्चन को देखो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमें कैसे, यही तुमको सिखाना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो हमें उसको सॉल्व करने का अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, हम अप्रोच कैसे करें क्वेश्चन को, तो वो समझो पहले। कह रहा है कि अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस ले लो। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा 2i कैप मीटर पर सेकेंड, एक्स एक्सिस में है। तो एट t = 0 अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इस बात को ध्यान रखना कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तभी हम लोग इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसका जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, मगर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। तो इसको मैं लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा, सारी सी बात है 0.5 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t = 0 पर हमने फोर्स अप्लाई एक्सेशन अप्लाई किया गया, वो हाँ फोर्स अप्लाई किया होगा तभी ये मिला होगा। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी एट t = 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पर उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। हमने क्या बताया था, ऐसे कंडीशन में हमको वेक्टर फॉर्म यूज़ करना चाहिए इक्वेशंस ऑफ मोशन का। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का वेक्टर फॉर्म क्या पढ़ा था, v = u + at। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या, उनको वेक्टर के फॉर्म में यूज़ करना है, ठीक है। तो u इस वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा 2i कैप प्लस a कितना है 0.5 जे कैप इंटू टी। तो 4 सेकेंड बाद पूछा गया 4, तो v = क्या आ गया 2i कैप प्लस 2j कैप। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अच्छा देखो, अभी कुछ देर पहले जो मैग्नीट्यूड का मैं कॉन्सेप्ट बताया था, ये एक्सेलरेशन देखो इसके परपेंडिकुलर है। ये एक्सेलरेशन इस कंपोनेंट को बदल नहीं सकता। अगर मैं 100 सेकेंड बाद भी पूछूं तो 100 सेकेंड बाद में ये वर्टिकल कंपोनेंट जो वाई कंपोनेंट है वही चेंज करेगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जो 2i कैप वो एज इट इज रहेगा। तो अगर 100 सेकेंड बाद भी चेक करोगे तो दिस 2i कैप विल रिमेन 2i कैप। जे कैप वाला वैल्यू क्या होगा, हर समय के साथ क्या होगा, बदलता जाएगा। तो अगेन यहाँ से प्रूव हो रही है कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो उस कंपोनेंट को नहीं बदल सकता, क्योंकि इस वेक्टर ए का इस दिशा में कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अगर इसका मॉड निकालना हो
तो मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √8 यानी कि 2√2 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का भी तो वेक्टर फॉर्म होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो u इज 2y कैप इंटू t इज 4 प्लस 1/2 a कितना है 0.5 j कैप इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो s इज इक्वल टू 8i कैप प्लस 4 j कैप। तो इसका मॉड मैं निकालूँ तो मॉड इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 या 4√5 मीटर इज़ द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म को यूज़ करके, इस बात का ध्यान रहे हमको वेक्टर फॉर्म यूज़ करना है। वेक्टर फॉर्म कब यूज़ नहीं करना है, जब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन आपस में क्या होते हैं पैरेलल, तब यूज़ मत करो। लेकिन अगर एंगल बन रहा है तब उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हालांकि 2D मोशन में इसको और फिर हम लोग पढ़ेंगे, मगर जो कि वेक्टर का कुछ इसमें लिंक है तो वेक्टर में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 9th की तरफ चलेंगे, इसे कर लो पहले जल्दी। चलते इस पर क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा है कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप है, और 2y कैप प्लस 3j कैप है, और एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन उस पे लग रहा है i कैप प्लस 2j कैप। इस बात को ध्यान रखना कि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन बोला है तभी हम लोग इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। निकालना क्या है, फाइंड द एंगल फाइंड करना है हमको बिटवीन किसके बीच, वेलोसिटी कब, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और 5 सेकंड बाद जो वेलोसिटी होगी उसके बीच का एंगल पता करना है। तो यार इनिशियल तो हमको पता ही है, अगर 5 सेकंड के बाद की वेलोसिटी पता हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है एंगल निकालने में। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा हमको 5 सेकंड बाद की वेलोसिटी। ए वेक्टर फॉर्म में है, यू वेक्टर फॉर्म में है, तो क्यों ना हम लोग वेक्टर फॉर्म में यूज़ करें। u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो u इज़ 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस a कितना है i कैप प्लस 2j कैप इंटू t कितना है 5, तो ये कितना हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5i कैप प्लस 10j कैप, कितना हो जाएगा ये 7i कैप प्लस 13j कैप। ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी। और कब आ गया वेलोसिटी, ये है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। तो 5 सेकेंड पर ये वेलोसिटी है और इनिशियल ये था, हम इनके एंगल फाइंड कर रहे थे। एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला पता ही है ना, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी बाई मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b, ठीक है। तो इसका डॉट निकाल लो, कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 14 प्लस 13 इंटू 3 39 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ a इज़ 4 प्लस 9 कितना हो गया 13, एंड ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 169, तो 49 प्लस 169। अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना, इसको सिंप्लीफाई सॉल्व तो खुद कर सकते हो। थीटा निकाल लिया, कॉस इन्वर्स कर दोगे तो एंगल निकल जाएगा। मेथड देखो किस तरीके से एंगल फाइंड कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। वही तरीका है जैसे दो वेक्टर के बीच हम लोग एंगल फाइंड करते हैं। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मॉड ऑफ ए डॉट बी बाई, मुझको मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी लिखना है ना, तो मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ ए इज दिस मच एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड मॉड ऑफ बी इज अंडर 7 स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन 10th क्वेश्चन तुमको मैं करने को दूंगा, इससे कॉपी कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10th, ये शायद बच्चों तुम्हें करके दिखा रहे हैं मुझको। एक पैरेललोग्राम दिए हैं और पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हमको दिए वेक्टर के फॉर्म में, और इस पैरेललोग्राम का मुझको क्या फाइंड करना है, एरिया।
तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी पैरेललोग्राम का हमको एडजेसेंट साइड्स पता हो तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, जहाँ ए और बी मान लिया मैंने उसके दो एडजेसेंट साइड्स हैं, वही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका ए क्रॉस बी निकालो पहले और मॉड निकालो, वही इसका क्या होगा, एरिया। इसका आंसर निकाल करके सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर बताएंगे एरिया केस का क्या आ रहा है। मैं चेक करूँगा और उसके हिसाब से फिर देखूँगा कौन बच्चे आंसर्स का सही दे पा रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बच्चों यहाँ पे क्लास स्टॉप करेंगे और वेक्टर में जितना भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, जितना भी प्रैक्टिस किया, जितना भी कॉन्सेप्ट सीखा समझा, उन सबको अब हमको यूज़ करना है क्वेश्चंस में। पूरा हम लोग पढ़ लिए हैं। अगला जो चैप्टर मैं शुरू करूँगा तुम लोग के लिए वो होगा काइनेमेटिक्स, वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, चलो तो मिलते हैं इस क्लास में। अच्छे से देख लो, अगर कहीं कोई दिक्कत हो ज़रूर बताना। तब तक पढ़ाई करते रहो और करने को फ़िलहाल तो कुछ है भी नहीं। ठीक है, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।